कौशल भाई बहुत बढ़िया मुझे उठा गए। मैंने कौशल भाई से पूछा, कौशल भाई ऐसा है खांसी नहीं जा रही, क्या करूं? बोले थोड़ा सा पी लो। मैंने कहा क्या पीने में खांसी चली जाएगी? बोले मेरे पिताजी की पूरी जायदाद चली गई, तुम्हारी खांसी नहीं जाएगी क्या? ये कौशल भाई बहुत बढ़िया है, अपना हिसाब किताब ठीक ठाक कर लेते हैं। श्रृंगार के पीछे पड़े, अपन कोई श्रृंगार के कवि नहीं, हास्य रस के कवि। अपन हर रस को हास्य रस में कन्वर्ट कर देते। और श्रृंगार का कवि मेहनत करेगा, जनरेटर का काम करेगा। वीर रस का कवि मेहनत करेगा, जनरेटर का काम करेगा। अपन कन्वर्टर का काम करते हैं। अब श्रृंगार को हास्य रस में परिवर्तित करते हैं। लड़के ने लड़की से कहा दिल की धड़कन तेज है, प्रॉपर कवरेज है, ऐसे में तुम्हारा प्यार मेरे दिल की धड़कनें और बढ़ाने वाला है। लड़की बोली फालतू की बात मत कर, तुझे हार्ट अटैक आने वाला है। लड़के ने लड़की से कहा तेरे करीब आना है। एक और हास्य देखिए श्रृंगार में कैसे निकाला जाता है। लड़के ने लड़की से कहा तेरे करीब आना है, तेरी जुल्फों के साये में एक शाम बिताना है। लड़की बोली एक शाम तो क्या सारी रात बिताना, ये बालों का बेगे ले जा, जब नींद पूरी हो जाए तो वापिस ले आ। ये श्रृंगार मुंगार के चक्कर में अपन नहीं पड़ते। मैं सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था, मेरी पत्नी आई सामने, छोटा सा स्टूल डालकर बैठ गई। मैंने कहा अरे तू मेरी पत्नी मेरे बाजू में आकर बैठ। बोले नहीं नहीं, आप मेरे पति हो, आप मेरे प्राणनाथ हो, आपका मान करना सम्मान करना मेरा धर्म है, आपका स्थान मेरे से ऊंचा होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, अगर मैं स्टूल पर बैठ गया तो? बोली मैं चौकी पर बैठ जाऊंगी। मैंने कहा अगर मैं चौकी पर बैठ गया तो? बोली मैं फर्श पर बैठ जाऊंगी। मैंने कहा अगर मैं फर्श पर बैठ गया तो? बोली मैं फर्श में गड्ढा खोद कर बैठ जाऊंगी। मैंने कहा अगर मैं गड्ढे में बैठ गया तो? बोली बैठ जा, मैं गड्ढा पूर दूंगी। क्या निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा ज्यादा मॉडर्न पना मत दिखाओ, चलो उठो एक गिलास पानी पिलाओ। तो पत्नी बोली प्यार से पेश आए वरना खानदान हिला दूंगी, ज्यादा मत तड़पो नहीं तो घाट घाट का पानी पिला। एक विद्यालय का कार्यक्रम है साहब। एक बार क्या हुआ कि मेरा एक लड़का एक किताब पढ़ रहा था जिसका शीर्षक है बच्चों का लालन पालन कैसे करें। मैंने कहा यार तू ये 1.5 घंटे से लालन पालन शीर्षक की किताब क्यों पढ़ रहा? बोला मैं ये जानना चाहता हूं तुम लोग मेरा ढंग से लालन पालन कर रहे हो कि? एक छात्र वो एकदम कर रहा था, ढंग से नहीं पढ़ रहा था। सर बोले ऐसा बेटा तू शांति के साथ रह, शांति के साथ बैठ। तो लड़का बोला सर शांति नहीं आई, सुनीता के साथ बैठ जाऊं क्या? कि शिक्षक ने छात्र से कहा आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं आते? छात्र बोला विनम्रता से सकुचाते सर हमारे घर की प्राचीन परंपराओं की साख मिटती है, एक जगह बार बार जाने से इज्जत घटती। मैं आ रहा था तो एक किसान पेड़ काट रहा था। हमने आज पेड़ क्यों काट रहे भैया? बोले यार इस पेड़ पर आकर उल्लू बैठते हैं। मैं कुछ दिन बाद उसके पास गया, मैंने कहा तूने पेड़ काटा कुछ फर्क पड़ा? बोले नहीं। हम कहा क्यों? बोले पेड़ काट के कुर्सियां बनाई, संसद में पहुंचाई, अब उन पर भी वो इस बैठते। निवेदन कर देना चाहता हूँ बाबा भैया, और ताली बजने की तो बात नहीं करता, मगर मुझे विश्वास है कि तालियां जरूर आप नहीं रोक पाएंगे। व्यंग्य सुनिए, आपके बेटे का व्यंग्य सुने समर्पित। एक वरिष्ठ नेता हमारे पास आया, अपना दुखड़ा सुनाया। बोला मौसम सर्द है, गले में दर्द है, समझ नहीं आता। अरे शंकर सहज मुझसे थूका नहीं जाता। हमने कहा नेताजी आपने बड़े बड़े घोटाले चुटकियों में कर डाले, यह जानकर देश की जनता तो बेहद झूक रही है, और तुमसे थूका नहीं जाता तो क्या हुआ? दुनिया तो तुम्हारे नाम पर थूक रही है। एक व्यंग्य और इस सुधी मंच पर देना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि मेरे क्षेत्र के ऐसा नेता नहीं है, परंतु व्यंग्य लिखने में मैंने हरिशंकर परसाई की चांटे भी खाए हैं। तब जाकर उस व्यंग्य के मुकाम पर पहुंचा हूं जब जाकर मुझे आपका आशीर्वाद मिला। व्यंग्य निवेदन कर देना चाहता हूं, सुनिएगा।
एक दिन मास्टर मुन्नालाल हमसे करने लगे सवाल, गांधी जी ने नमक तोड़ो आंदोलन कब किया? हमने कहा इससे तो गांधी जी ने आजादी के पहले ही निपट लिया। मास्टर साहब ने पुनः प्रश्न उछाल दिया, अच्छा तो ये बताओ गांधी जी ने नमक तोड़ो आंदोलन आजादी से पहले क्यों किया? हमने कहा गांधी जी देशभक्त थे, दूरदर्शिता के मामले में बड़े सख्त थे, उन्हें डर था कि समय चूकने के बाद नमक तोड़ो आंदोलन में हम बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आजादी के बाद हिंदुस्तान के अधिकांश नेता नमक हराम हो जाएंगे, नमक हराम हो जाएंगे। खास पर लौटूं, एक और थोड़ा सा व्यंग आपको सुना देना चाहता हूं, बहुत बारीक व्यंग है, आप व्यंग आखिरी में समझेंगे, समझने वाली बात आखिरी में आएगी, तब तक मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। सुनिएगा, कारगिल का युद्ध चला साहब, एक बात आपके सामने रखूं, एक दृष्टांत। पाकिस्तानी सैनिक ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा कि तेरे पास आने का मन है, तुझसे मिलने का मन है। कल दुश्मन की फौज ने 10 किलोमीटर पीछे धकेल दिया, परसों 20 किलोमीटर पीछे धकेल दिया, नरसों 30 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। तुझसे मिलने का मन है, तेरे पास आने का मन है, परंतु क्या करूं, छुट्टियां नहीं मिल रही। पाकिस्तानी सैनिक की पत्नी बोली, मत मिलने दो छुट्टी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2-4 दिन में तुम वैसे ही घर जाओ। ये अपने बिजनेस है, अपन फालतू का टेंशन पालते हैं। कारगिल में सेना का एक जवान दुश्मन को ढेर कर, बड़े प्रबुद्ध, मेरे ऐसा में जो प्रतीत होता है, इतने बुजुर्ग लोग आए हैं कई सम्मेलन में, तब जाकर एक व्यंग उनके चरणों में समर्पित करता हूं। बहुत विद्वान यहाँ पत्रकार बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, तब जाकर ये व्यंग पढ़ रहा हूं कि कारगिल में सेना का एक जवान दुश्मन को ढेर कर चोटी पर चढ़ रहा था, विजय की ओर बढ़ रहा था, तभी सीमा पार से एक गोली आई, वीर सैनिक के सीने में समाई, सैनिक को अस्पताल लाया गया, तुरंत खून चढ़ाया गया, सैनिक शहीद होकर देशभक्तों में अपना नाम जोड़ गया। घर में बूढ़े माँ बाप, अनब्याही बेटी, बिलखती पत्नी और उसकी कोख में एक अजन्मा बालक छोड़ गया, उसकी कोख में एक अजन्मा बालक। पंत का निवेदन कर देना चाहता हूं, पंत की पसंद नायक मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि सैनिक की शहादत से तिरंगा फहराते फहराते रुक गया, सैनिक की शहादत देखकर तिरंगा फहराते फहराते रुक गया, तिरंगे को किसी ने झुकाया नहीं, शहीद के सम्मान में तिरंगा अपने आप झुक गया। वीर सैनिक की आत्मा ने शहीद धर्मराज का दरवाजा खटखटाया, धर्मराज ने शहीद सैनिक को नर्क का रास्ता दिखाया, शहीद को नर्क की खबर से पवन देवता नर्क को हवा में उड़ाने वाले थे, अग्नि देवता नर्क को जलाने वाले थे, वरुण देवता नर्क को पानी में डुबोने वाले थे, सारे के सारे देवता क्रुद्ध होकर प्रलय मचाने वाले थे। तभी आकाशवाणी ही, प्रिय देवता ठहरो, प्रलय मत मचाओ। देवता बोले, हे आकाश देव, शहीद को नर्क पहुंचाने का कारण बताओ। फिर आकाशवाणी पंचस्नी समर्पित करता हूं, फिर आकाशवाणी हुई, ये अच्छा किया कि गोली लगते ही शहीद को अस्पताल पहुंचा दिया गया, ये अच्छा किया कि गोली लगते ही शहीद को अस्पताल पहुंचा दिया गया, परंतु धोखे से उसे एक भ्रष्ट नेता का खून चढ़ा दिया गया। दिलाना है, अपना फर्ज निभाना है, तो शहीद की शहादत को अमर कर दीजिए और भ्रष्ट नेता का खून बदलकर शहीद की रग रग में अपना पावन खून भर दीजिए, अपना पावन खून भर दीजिए। एक हास की एक छोटी सी रचना जो देश में चर्चित हुई, एक बार जोरदार ताली बजाओ ताकि आप भाषण सुनने तैयार। सुनिएगा आप। एक दिन बनाकर मैंने अपनी पत्नी से कहा, सुनो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिंदगी भर तुम्हारे दिल में रहना चाहे। पत्नी बोली, कहने को तो तुम बहुत बढ़िया कहो, पर ये बताओ इससे पहले तुम और कहां तुमने कही तो अब मैं भी एक बात कहूंगी, जिंदगी भर तुम्हें अपने दिल में नहीं रखूंगी, क्योंकि दिल में रखने से तुम धीरे धीरे मेरे दिल में बस जाओगे, और ये आदत पड़ गई तो हाउसिंग लोन लेकर कभी मकान नहीं बनाओगे। यह सुनकर मैंने झटपट से मकान बनाने परामर्श किया और हाउसिंग लोन लेने तुरंत बैंक में आवेदन दिया। बैंक मैनेजर ने लोन स्वीकृत करते समय हमसे पूछा, तुम्हारे पास कोई गारंटर या अचल संपत्ति है? हमने कहा, हम कभी हैं, हमारी गारंटी लेने में सभी को आपत्ति। रही अचल संपत्ति की बात,
रही अचल संपत्ति की बात, तो अचल संपत्ति के रूप में आप हमारी पत्नी का नाम लिखो। तो बैंक मैनेजर बोला रहने दो, उसे आप अपने ही पास रखो। बैंक मैनेजर ने हमें तत्काल लोन दिया। हमने भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मकान का काम पूरा किया। तभी एक सज्जन जो काफी नजदीकी थे हमारे घर पधारे और बोले, मकान बनाते समय जो काम छूट जाता है वह कभी पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए मेरी सलाह है तुम छूटा हुआ काम और करवा लो, लगे हाथ ऊपर एक मंजिल और बनवा लो। हमने कहा, महाशय जी आप हमें फोकट में सलाह देने का कुछ कारण बताएंगे? वे बोले, बनाओ तुम, किराए से लेकर मजा हम उठाएंगे। अचानक हमारे साले साहब का मेहमानी करने का मैसेज आया। हमने अपनी पत्नी से कहा, उन्हें बता दो हमने अपने मकान में गेस्ट रूम नहीं बनवाया। मैसेज सुनते ही साले साहब बोले, जीजाजी आपने गेस्ट रूम नहीं बनवाया तो हम आपको कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। अगर ऐसा है तो एक ही पलंग पर आपके बाद हम सो लेंगे। सुनिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में एक साधु महाराज ने गेट पर लगी काल बैल को दबाया। हम बाहर निकले तो उन्होंने हमें बताया, पूजा करे कुआ और खुला हुआ मैदान, मकान में रहना चाहिए हमेशा ईशान, पूर्व में स्नानागार हो, वायव्य में हो पशुवर, शयन कक्ष रद्धन कक्ष हमेशा हो नैऋत्य पर, आग्नेय में होना चाहिए बैठक और रसोई घर, पश्चिम में हो डाइनिंग और लाकर रहे उत्तर, मकान का पूर्व में होना चाहिए प्रवेश द्वार। ऐसा शुभ होता है वास्तु शास्त्र के अनुसार, परंतु आपके मकान में नहीं है वास्तु सम्मत व्यवस्थाएं, फिर कैसे बढ़ेगा धन धान यश कीर्ति और सुख और सुविधाएं। इसलिए मेरा विचार है तुम मकान बेचकर पैसा बैंक में जमा कराओ और किराए का मकान लेकर ब्याज के पैसों से शान से किराया चुकाओ। हमने कहा ठीक है, हम कहा ठीक है, परंतु कोई ढंग का खरीदार नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? साधु बोला, आप हाँ तो कहो, हम आपका मकान खड़े खड़े खरीद लेंगे। नवनिर्मित मकान की दीवार पर कविता समाप्त करता हूँ सुनिए कि नवनिर्मित मकान की दीवार पर मेरी पत्नी बल्ब लगाने को ही तैयार। तभी बिटिया बोली, सुनो मम्मी यार, होल्डर टूटा है, जो भी बल्ब लगाएगा उसे करंट लग जाएगा। तो पत्नी बोली, बिटिया तू मुझे करंट लगने की चिंता मत कर, मैं बड़ी कुशलता दिखाऊंगी, बल्ब तो तेरे पापा लगाएंगे, बटन मैं दबाऊंगी। ऑफिस से आकर मकान के तलघरे का जैसे ही मैंने लाइट जलाया तो एक कोने में बेटे को छुपा पाया। मैंने कहा, बेटा पढ़ाई का समय है, पढ़ने में मन लगाओ, छुपकर समय मत गमाओ। तो बेटा बोला, पापा आज मम्मी बड़े गुस्से में है, जल्दी लाइट बुझाओ, अगर सलामत चाहते हो तो तुम भी यहीं आ जाओ। कविता समाप्त करता हूँ। जिस बात के लिए कविता लिखी वो दो चार पंक्तियां आपको समर्पित करता हूँ कि सबके मन में इच्छा होती है कि अपने जीवन में एक सुंदर भव्य मकान बनाए। सबके मन में इच्छा होती है कि अपने जीवन में एक सुंदर भव्य बनाए, पर जरूरत इस बात की है कि उसमें सद्भाव, सद्गुण और सहानुभूति के बगीचे लगाए। बगीचे में सभ्यता और संस्कृति के बीज डाले, पेड़ों पर आए परोपकार की बालें, हर डाल पर संतोष संयम सत्पुर साहस के फूल खिले। जब स्वागत सत्कार की सुगंधित समीर बहे तो फूल भी एक दूसरे के साथ ससम्मान भाईचारे की भावना से सुनेगा। आंगन ऐसा हो कि जिसमें सुख शांति और समृद्धि तेजी से आए जैसे आती है आंधी, और मकान में रहने वाला हर आदमी हो महात्मा गांधी। मकान में रहने वाला हर आदमी हो